प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अलका अशोक और आलोक को ढूंढते ढूंढते देवपुर नगरी के अंदर आ जाती है। वहाँ पर उन्हें बंदी गृह के अंदर बंदी बना लिया जाता है। ये देखकर वो आचार्य मैत्रेय की शरण में जाती है। आचार्य मैत्रेय के साथ उसी दिन वे राजभवन में पहुंचते हैं और महाराज और आचार्य मैत्रेय का आपस में संवाद होता है। दोनों राजकुमारों को बुलाया जाता है और पूछा जाता है कि इनका दोष क्या, इन्होंने क्या गुनाह किया। सिर्फ संदेह मात्र के ऊपर आप किसी को काल कोठरी के अंदर नहीं डाल सकते। यदि डाल भी दिया तो उस संदेह का निराकरण करने के लिए आपके कर्मचारियों ने क्या कदम उठाए। तीखे सवाल पूछकर और राजा को न्याय का ज्ञान देते हुए आचार्य जी ने कहा कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है राजन। तुम्हारे राज्य के अंदर न्याय नाम की कोई चीज नहीं है। यदि ऐसा ही रहा तो भविष्य अंधकारमय है। राजा को भी लगा कि मैंने बहुत बड़ा अपराध कर लिया है। राजा ने आचार्य मैत्रेय से ही प्रश्न पूछ डाला था कि क्या आपको नहीं लगता है कि राजकुमार है। आचार्य मैत्रेय ने भी कहा कि हाँ, मुझे भी लगता है कि राजकुमार ही है। पर यह भी सत्य है कि मेरे ज्येष्ठ गुरु भ्राता सरस्वती पुत्र के पास इनकी शिक्षा दीक्षा हुई है, तो संगत का असर तो होता ही है। अरे मनुष्य छोड़ो, प्राणी के ऊपर भी संगत का असर होता है। एक छोटे से बीच में ही उदाहरण के द्वारा मैं बताने की कोशिश करूं। दो तोते थे, दोनों सगे भाई। एक बहेलिया ने पकड़कर एक को, यवनों को, यवन बोले तो चोर डाकू लुटेरे, उनको बेच दिया और एक तोते को संत महात्माओं के आश्रम वालों को बेच दिया, जहां पर संतों की कुटिया रहती थी। हमेशा ध्यान धारणा समाधि आराधना भगवत भजन पूजा ये सब कुछ होता था। तोतों के लिए कहा जाता है दोस्तों कि वो गिरवान वाणी में भी बोल सकता है यदि उसे अच्छा प्रशिक्षण दिया जाए तो। अब एक दिन एक राजा आखेट करने के लिए, शिकार करने के लिए जंगल में चला गया और जंगल में जाते जाते अचानक रास्ता भटक गया तो देखा एक तोता जोर जोर से चिल्ला रहा था, पकड़ो पकड़ो, लूटो लूटो, कोई आया है, मारो मारो, लूटो पकड़ो। ऐसी आवाज तोते के मुंह से सुनकर राजा संभल गया, चौंक गया और अपने घोड़े को ऐड लगाते हुए सरपट दौड़ाने लगा, क्योंकि राजा को खतरे का एहसास हो गया था। चोर डाकू बाहर आते तब तक तो राजा अपने तीव्रगामी अश्व के ऊपर बहुत आगे निकल गए। थक चुके थे राजा, अश्व भी थक चुका था। धीरे धीरे जब अश्व आगे बढ़ने लगा, अचानक एक तोता फिर से आइए आइए पधारिए, आपका स्वागत है, सुस्वागतम सुस्वागतम करने लगा। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और आश्चर्य मिश्रित भावों को लेकर जैसे उसने आश्रम के द्वार के अंदर प्रवेश किया तो एक संत महात्मा हाथ जोड़कर अपने अतिथि का स्वागत करते हुए कहा कि आइए बैठिए, कहां से आए हो, ठंडा जल लीजिए। राजा ने कहा मैं जल वगैरह तो प्यासा हूं, पीता हूं, पर मेरी एक शंका है, मुझे उसका उत्तर आप दीजिए पहले। वो भी तोता था, ये भी तोता है, दोनों के अंदर इतना फर्क क्यों। महाराज साधु महात्मा कुछ बोलते इसके पहले वो तोता बोला, अहम मुनीनाम वचनम शृणोमि शृणोत्ययम यद यवनस्य वाक्यम न चास्य दोषा न च मे गुणो वा संसर्गजा दोष गुना भवन्ति। के राजन, मैं हमेशा मुनीनाम वचनम शृणोमि, मैं इन संत महात्माओं के हमेशा वचनों को सुनता हूं, इनके आचरणों को देखता हूं, फलस्वरूप मैं वैसी ही भाषा बोलता हूं।
शृणोत्ययम यद यवनस्य वाक्यम, और वो यवनों के, डाकुओं के, चोरों के, लुटेरों के वाक्यों को सुनता है। इसमें उसका कोई दोष नहीं है, न चास्य दोषा न च मे गुणोवा, और मेरा कोई गुण नहीं है ये जो मैं आपको आइए पधारिए बोल रहा था। तो संसर्गजा दोष गुणा भवंती, संगत से दोष और गुणों की प्राप्ति होती है। राजन समझ गए कि जब आचार्य सरस्वती पुत्र के पास इन्होंने शिक्षा दीक्षा ली है तो इनके अंदर शालीनता, कुलीनता, शिष्टाचार आना स्वाभाविक है, और इतनी इतनी विद्याओं के अंदर पारंगतता हासिल करना ये भी स्वाभाविक है। संगत का बहुत बड़ा असर होता है दोस्तों। अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने के लिए मोबाइल आज सबके पास है, जो प्रेरणास्पद कथाएं है, जो अच्छी अच्छी बातों की, गूगल बाबा आज सब कुछ देने के लिए तैयार है। आप सिर्फ एक बार टच करो और उस पर नाम डालो, सर्च करो, सब कुछ मिलेगा। बच्चों को ऐसे संस्कार दो जो अच्छी अच्छी बातों से अपने जीवन को निर्माण कर सके। पहले तो ऐसा सब कुछ नहीं था, पहले तो लेके बैठना पड़ता था, संस्कार देने पड़ते थे। आज किसी के पास समय नहीं है संस्कार देने के लिए। संस्कार देना तो दूर रहा दोस्तों, हमको अपने बच्चों से बात करने का भी समय नहीं मिलता है। कई घर ऐसे देखे कि बच्चा सोता रहता है, पिताजी ऑफिस में निकल जाते हैं, माँ भी ऑफिस में निकल जाती है, बच्चे को माई पालती है। कहाँ से संस्कार मिलेंगे, कैसे संस्कार मिलेंगे? कम से कम आज के इस परिप्रेक्ष्य में आपके पास समय नहीं है तो गूगल से बच्चों को कहो कि तुम ये चैनल को सब्सक्राइब करो, वो चैनल को देखो, वो बातें सुनो, मोटिवेशनल स्पीकर वाले अच्छे अच्छे चैनलों को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि आपको सुनने को मिले, आपके बच्चों का जीवन निर्माण हो सके। खैर, उस विषय में आगे नहीं जाता मैं, फिर कभी बात रही तो बताऊंगा। आज आचार्य जी समझ गए कि मेरे जो ज्येष्ठ भ्राता सरस्वती पुत्र है, उन्होंने इनके जीवन के अंदर जीवन को निर्माण करने के लिए जी जान लगा दी है। फलस्वरूप इतनी इतनी विद्याओं के जानकार हो गए। और ये लड़की, ये भी समस्त स्त्री के कलाओं के अंदर निपुण हो चुकी है। खैर महाराज, अब भी कुछ नहीं हुआ है, हम अपनी गलती को सुधार सकते हैं। अब मुझे ये बताओ, आपने इनको संदेह के घेरे में पकड़ लिया था और कारागृह में डाल दिया, ठीक है, और ये हमारी गलती है कि हमने उस संदेह का निराकरण करने के लिए कोई प्रयास ही नहीं किया। तो क्या इतने समय तक इनका आचरण भी इतना अच्छा है तो इनको कारागृह में रखना उचित है कि नहीं? आचार्य, उचित तो नहीं है, पर अपनी सफाई देते हुए महाराज बोले कि इनकी सुख सुविधा में कोई कमी ना आने पाए, इसलिए मैंने इनको अलग कोठरियों में रखवाया था, और इनके खाने का, पीने का, सोने का सब कुछ अन्य कैदियों की तरह नहीं था। ये वीआईपी की तरह ही रहते थे, आप इन्हें भी पूछ लीजिए। राजन, ये तो आपकी उदारता है, ये मैं समझ सकता हूं, पर क्या संदेह का घेरा नहीं टूटा तो इन्हें क्या करना चाहिए? गुरुदेव, इन्हें मौका ही नहीं दिया। जैसे ये नगर में आए थे, संदेह हुआ और हमने इनको उठा के रख दिया, तो अभी भी मौका मत दीजिए। राजन ने कहा कि मैं समझा नहीं आचार्य जी, आप क्या कह रहे हो? मैं यही कह रहा हूं कि अभी भी इनको मौका मत दीजिए। ये दरअसल इंद्रपुर नगरी के हैं, और इन्हें जाने दीजिए और इनको आदेश दे दीजिए कि जब तक मेरा निमंत्रण या हमारा आदेश नहीं आए, आप इस नगर की परिसीमा के अंदर आ ही नहीं सकते हो। और अपनी गलती को, अपनी भूल को पश्चाताप के हेतु सुधारना करने के लिए इन तीनों को 3 अश्व दे दीजिए जो कि द्रुतगामी हो, और इन्हें यहाँ से रवाना कर दो। इन्हें रुकने का मौका ही मत दो यहाँ। यदि आपके मन में ऐसा लगता है कि गुप्तचर है, इन्होंने कौन सा गुप्त भेद आपके नगर का जान लिया है? मैं वही तो कह रहा हूँ, इनको मौका ही नहीं मिला, तो अभी भी मौका मत दो। पर 3 अश्व क्यों गुरुदेव? ये तो 2 ही है। ये जो लड़की मेरे बाजू में बैठी है, ये इन्हीं की बहन है। राजन देखते ही रह गए उसके रूप को। उन्हें लगा कि आचार्य जी की कोई होगी। फिर से उन्होंने कहा कि गुरुदेव, इसे भी देखकर आपको लगता नहीं कि कोई राजकुमारी नहीं है ये?
हंसते हुए आचार्य जी ने कहा, हाँ मुझे लगता है ये भी राजकुमारी ही है, पर फिर वही बात अटक जाएगी हमारी। गुरुदेव जो भी हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि इनके जन्म का कोई ना कोई रहस्य होना चाहिए। आचार्य जी ने कहा, हाँ ये बात तो मैं भी सोच रहा हूं, जो कि ये रहस्य ये भी नहीं जानते हैं। यदि ऐसा कुछ हुआ और रहस्य के ऊपर से पर्दा हट गया और ये सचमुच में राजकुमार निकले, तो अशोक के साथ में मैं अपनी लड़की का विवाह करूंगा। राजा ने फटाक से अपने अंदर छुपी हुई बात मुंह से निकाल दी। राजन, ये तो भविष्य की बात है, फिलहाल तो ये माली पुत्र ही है, और आप 3 अश्वों का प्रबंध कर दीजिए और इनको हम यहाँ से विदा करते हैं। दोस्तों, अब किस तरह से राजा उन दोनों राजकुमार और राजकुमारी को विदा करेंगे, साथ में क्या क्या पाथे देंगे, क्या सचमुच में ये राजकुमार निकलते हैं, ये जानकारी उसे प्राप्त होती है क्या, रहस्य पर से पर्दा उठेगा क्या, ये सब कुछ तो भविष्य के गर्भ के अंदर छुपा हुआ है। जब हम जानेंगे तभी हमें पता चलेगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों, इजाज़त चाहता हूँ। और हाँ, अभी तक आपने मेरे इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे चैनलों को आप फॉरवर्ड करते चले जाइए। क्या पता कौन सी कहानी सुनकर किसके जीवन के अंदर परिवर्तन आ जाए और उसका पुण्य फल आपको प्राप्त हो। बहुत बहुत धन्यवाद।